आज हम लोग बात करने वाले हैं oogenesis इस टॉपिक के बारे में। इसके पहले हमने स्पर्मेटोजेनेसिस ये टॉपिक पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर जाकर आप उस आई बटन के अंदर में उसका लिंक मिल जाएगा, आपको देख लेना जाकर। क्योंकि अगर स्पर्मेटोजेनेसिस आपने देख रखा है, अगर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टेप्स अगर याद है, तो ही ये oogenesis जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो उसी के सिमिलर पैटर्न को फॉलो करता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन मैंने उस वीडियो के अंदर में बात करी थी आपसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis जो है, यानी कि मेल बॉडी के अंदर में जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है और फीमेल बॉडी के अंदर में जो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उन दोनों के अंदर में काफी कुछ डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और देखेंगे कि ये किस तरीके से आपस में सिमिलर हैं और किस तरीके से आपस में डिफरेंस होता है इनके अंदर में। तो चलिए आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले एक और बात, यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस अगर आपने वीडियो देख भी लिया है तो भी जाकर आप उसको रिकॉल कर लेना, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेना, या फिर आपके पास नोट्स पड़ा हुआ होगा तो आप नोट्स साथ साथ में रखेंगे, कॉपी और पेन साथ साथ में रखते चलेंगे। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि इस oogenesis वाले टॉपिक के अंदर में मैंने कुछ भी ऐसा नहीं होना है कि यहाँ पर मैं समझा दूंगा और उसके बाद आपको इसका नोट्स प्रॉपर मिलेगा। जी नहीं, यहाँ पर oogenesis जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग होगा। तो इसी वजह से आप क्या करेंगे कि oogenesis जो है वो देखते देखते साथ साथ में वैसी ही सारी की सारी चीजें जैसे जैसे यहाँ पर हम लोग लिखते चलेंगे वैसे ही का वैसा आप भी वहां पर कॉपी के अंदर में नोट डाउन आप करते चलना, तो आपको चीजें जो है वो थोड़ी आसानी से क्लियर होती चली जाएंगी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं oogenesis की। जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर में होता था, आपने वीडियो देख लिया होगा, अगर आपके पास नोट्स होगा तो आपको पता होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही शुरू हो जाता है, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन की बात हो रही है, चाहे कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो चाहे कि oogenesis हो, दोनों जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर में शुरू हो जाता है। कहने का मतलब ये कि अगर मेरी बॉडी है तो मेरी बॉडी जब एम्ब्रियो रही होगी तो ही उसी वक्त पे ही मेरे बॉडी के अंदर में जब बहुत सारे ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो सेक्सुअल ऑर्गन का फॉर्मेशन के टाइम पर ही जब टेस्टिस का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उसी टाइम पर ही उसके अंदर में गैमेट का भी फॉर्मेशन साथ साथ होने शुरू हो जाता है। तो चाहे कि मेल बॉडी की हम बात कर रहे हैं तो भी वहां पर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बनने शुरू हो जाते हैं, और यहां पर भी oogenesis जो होंगे, यहां पर भी जो फीमेल गैमेट है उनका फॉर्मेशन जो होगा वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही शुरू जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर कि oogenesis स्टार्टेड एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि इसके अंदर में, इस वीडियो के अंदर में ऐसा नहीं होगा कि हाँ फिर मैं बोल दूंगा कि यहाँ पर आपने पूरा सब कुछ लिख लिया और उसके बाद आप नोट डाउन कर लो। नोट्स की फॉर्म में यहाँ पर कुछ भी नहीं बनने वाला है। ये टॉपिक जो है वो इस तरीके से कि यहाँ पर हम लोग साथ साथ में लिखते चलेंगे और वही जो है अपना पूरा का पूरा प्रोसेस जो होगा वो होता चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लें क्या कुछ चीज़ें होंगी। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर में शुरुआत होती है, मिलियंस ऑफ मिलियंस जो होंगे oogonia। ठीक है, सबसे पहली बात कि यहाँ पर जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर में, अगर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस याद है तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर में हम सबसे पहले क्या देखते थे कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते थे, और प्राइमोर्डियल जर्म सेल से सबसे पहले जो सेल का फॉर्मेशन होता था वो होता था स्पर्मेटोगोनिया, आपको याद होगा। तो स्पर्मेटोगोनिया के ही सिमिलर यहाँ पर स्ट्रक्चर जो होगा उसका नाम क्या दिया जाएगा, oogonia। वहां पर स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पर oogonia। तो यहाँ पर क्या होंगे कि मिलियंस ऑफ oogonia आर फॉर्म्ड एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो ये बात हो जाती है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो है सबसे पहले कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरुआत होती है। सही बात है भाई साहब, स्पर्मेटोजेनेसिस जो भी होता था, स्पर्मेटोजेनेसिस भी जो होता था वो भी उसकी शुरुआत भी जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो जाती थी। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे मिलियंस ऑफ oogonia आर फॉर्म्ड एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। oogonia, यहाँ पर इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। oogonia जो है, जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया हम देखते थे कि सबसे पहले प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स यहाँ पर भी होंगे और प्राइमोर्डियल जर्म सेल से यहाँ पर oogonia का फॉर्मेशन होगा। और ये oogonia कितने होंगे, बहुत सारे होंगे, मिलियंस में होंगे। तो मिलियंस ऑफ मिलियंस oogonia जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन जाते हैं, और यहीं पे जितने बनने होते हैं मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन जाएंगे, वापस से अब दोबारा फिर से नए oogonia जो हैं अब यहाँ पर नहीं बनेंगे। ठीक है, मेल बॉडी के अंदर में भी ऐसा ही होता था। मेल बॉडी के अंदर में भी स्पर्मेटोगोनिया जो है वो नए बाद में नहीं बनते हैं, जन्म के बाद कोई भी स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया मेल बॉडी के अंदर में जितने बनते हैं वो कोई भी डीजेनरेट नहीं होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि ये बहुत सारे जो मिलियंस ऑफ मिलियंस में बन रहे हैं ना, इसमें से बहुत सारे जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। और यही होता है कि फीमेल बॉडी के अंदर में जो फर्टिलिटी होती है वो 40 की एज और 50 की एज तक, 40 या 50 की एज तक के बाद सीज हो जाती है। उसके बाद मेनोपॉज आ जाता है, उसके बाद वहां पर उनकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, मेस्ट्रुअल होना बंद हो जाता है, मेनोपॉज आ जाता है। क्योंकि मेल बॉडी के अंदर में ऐसा कभी भी नहीं होता है और वो 75-80 की एज तक भी गैमेट का प्रोडक्शन करते रहते हैं, क्योंकि
उसके अंदर में जितने भी स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं वो कोई भी डिजेनरेट नहीं होते हैं। डिजेनरेट कब होंगे, क्या होंगे और उसके लिए क्या कुछ टर्म हम लोग यूज करेंगे वो भी हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल आप ये बस ध्यान में रखेंगे यहाँ पर कि नो मोर oogonia, इसका मतलब अगले पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर ले रहे हैं कि नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद कोई से भी नए oogonia का फॉर्मेशन भी नहीं होगा और एडिशन भी यहाँ पर नहीं होगा। आई होप बात आ गई होगी समझ में। तो ये बातें जो है वो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी होंगी। और उसके बाद जो है हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का। आपको पता होगा कि गैमेटोजेनेसिस जो है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है पिछले 10 साल के अंदर में 2 या 3 क्वेश्चन, मतलब हर साल आपके 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ सोचो 27 में से 3 क्वेश्चन लगभग जो है वो इस टॉपिक से सिर्फ आने वाला है। पूरे बुक की बात नहीं कर रहे, 27 क्वेश्चन आपके पूरे बुक से आते हैं बायोलॉजी में से, जिसमें से 3 क्वेश्चन तो सिर्फ गैमेटोजेनेसिस में से ही आ जाता है। तो ये टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये जो बातें हैं ये आप पहले अभी के लिए बस आप इतना सा नोट डाउन कर लेना और फिर हम लोग चलेंगे। जैसा कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर में हम लोग देखते चलते थे कि कौन से सीक्वेंस के बाद कौन सा सेल बनता है, एक सेल के बाद दूसरा सेल कौन सा बनता है, तीसरा सेल कौन सा बनता है, तो उसकी बात भी हम लोग जो है वो यहाँ पर ये लिखने के बाद हम लोग करेंगे। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लेना एक बार। चलिए, तो अब यहां पर आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर में वापस से, ठीक है। तो oogenesis ये भी मैं आपको मिटा देता हूं यहाँ पे, और आप इतना आपने लिख लिया होगा, साथ साथ में लिखते चलिएगा तो आपको याद भी होता चला जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके मत रख लेना यार, स्क्रीनशॉट जो है वो कई बार अगर आपके मोबाइल में से अगर आप लिख पा रहे हो तब तो सही बात है, लेकिन इस टॉपिक के लिए स्पेशली मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप स्क्रीनशॉट मत लेना। इस वीडियो के अंदर में जो चीज़ें हो रही हैं, आप इस वीडियो को नहीं देखना चाहते हो बंद कर दो अभी के अभी। जब आपके पास कॉपी होगी, जब आपके पास पेन होगा, अगर आप उस स्थिति में होंगे जब आप बैठ के इस वीडियो को देख के और लिख सकें, तो आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और फिर बाद में चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो फिर लिखने में मुश्किल होगी, फिर डाउट रह जाता है, ठीक है ना। और अभी से कोशिश आप कीजिए कि चूंकि अभी अगस्त अभी आधा अपना खत्म हो चुका है, तो अब आपको बायोलॉजी भी पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, इवन आपको फिजिक्स पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, आपको केमिस्ट्री भी पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश ये कीजिए, ऐसी चीज़ें आप रिवीजन के भरोसे मत रहो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर आप जल्दी जल्दी अगर पढ़ा दोगे खत्म हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं कि 2 या 3 बार रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन के भरोसे बैठो ही मत यार। रिवीजन ठीक है, रिवीजन जब होना होगा तब तो हो जाएगा। रिवीजन आप करने के लिए कभी भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। रिवीजन के लिए 1000 तरीके होते हैं, ठीक है। रिवीजन के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये जो तरीका आप कह रहे हो कि नहीं रिवीजन के भरोसे है कि एक बार जल्दी जल्दी बस सिलेबस निपटा ले कि यहां से अपने को लोड खत्म हो जाए, है ना। बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि यार माइंड से रिलैक्स हो गया कि अपना सिलेबस खत्म हो गया, बस रिवीजन करना है। और रिवीजन के भरोसे जब रिलैक्स हो जाते हैं ना, तो पहली बार भी अच्छा नहीं पढ़ते हैं, समझ रहे हो। आप 3 महीने के अंदर में सारा का सारा सिलेबस जल्दी जल्दी निपटा लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब खत्म कर दिया, और उसके बाद हो जाते हैं रिलैक्स कि चलो मेंटली अपने से प्रेशर खत्म हो गया कि सिलेबस अपना कंप्लीट हो गया, आपके और रिवीजन करना है। भाई साहब, रिवीजन भी नहीं होगा, क्योंकि 3 महीने में आपने ध्यान से पढ़ा ही नहीं था। वो रिवीजन के टाइम पर वापस से वो सेम वर्क वापस से वो रिपीट करना पड़ जाएगा, आपको सेम मेहनत पड़ेगी उतनी ही। तो कोई मतलब नहीं है, आप पहली बार में पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, और पहली बार में आपको ये दिमाग में रख के बैठ के ऐसी पढ़ाई करनी है कि दोबारा आपको इसको नहीं पढ़ना है। आप समझो कि ये फाइनल पढ़ रहे हो, इसके बाद कल ही एग्जाम है बोर्ड का। अगर इस तरह से आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आप जीवन भर नहीं भूलने वाले हो। तो आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से लिखिए, और लिखते हुए चलिएगा, याद हो जाएगा, बिल्कुल भी याद हो जाएगा। कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस से थोड़ा सा अलग होने वाला है, बस टफ कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स यहाँ पर होगा। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के अंदर में हम लोग देखते थे कि माइटोसिस होता था। यहाँ पर भी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स को प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स ही बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी मेल फीमेल वाली बात नहीं है। माइटोसिस जब होता है तो उसके अंदर में वहां पर बनते थे स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पर क्या बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे oogonia, ठीक है। आप ध्यान से साथ सुनते चलेंगे, और स्पर्मेटोजेनेसिस वाला भी अगर आप पेज साथ में खोल के रखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ये कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉयड था तो ये भी डिप्लॉयड होगा। डिप्लॉयड होने का मतलब क्रोमोसोम का नंबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 46, और 46 होगा तो इसका जीनोटाइप जल्दी से बता दो, 44 प्लस XX, चूंकि ये फीमेल बॉडी है, वहाँ पर XY होता था और यहाँ पर क्या हो जाएगा, XX हो जाएगा। यहाँ पर oogonia का फॉर्मेशन जो है वो हो गया है। oogonia के अंदर में क्या होता था, फिर से माइटोसिस होता था। अगेन याद है आपको, माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन होता था। वहाँ पर हमने लिखा था स्पर्मेटोगोनिया में कि माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन होता था, और डिफरेंशिएशन और माइटोसिस होने के बाद क्या बनते थे वहाँ पर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ पर क्या बनेंगे, दिमाग लगाओ, खुद से सोचो, प्राइमरी oocyte, ठीक है। वहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते थे, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, उसकी जगह पे प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अभी फिर से क्या होगा कि प्राइमरी oocyte जो बने हैं ये कैसे बने हैं, ये बने हैं आपके माइटोसिस से ही बने हैं। तो अगेन ये भी कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे। डिप्लॉयड होंगे तो मतलब क्रोमोसोम का नंबर 46 होगा, और 46 होगा तो 44 प्लस XX टाइप का यहाँ पर जीनोटाइप हमें देखने को मिलेगा। आई होप यहाँ तक कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी oocyte। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अगर आप वहाँ पर याद करें तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर में होता था मियोसिस फर्स्ट,
और मियोसिस फर्स्ट के बाद बनते थे दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते थे। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर में मियोसिस फर्स्ट होता था और बनते थे दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, दो हैप्लॉइड होते थे वो दोनों। लेकिन बात यहीं से थोड़ी सी बदल जाती है, ठीक है। किस तरीके से ये कहानी यहां से बदल जाएगी कि जो प्राइमरी oocyte था इसके अंदर में मियोसिस फर्स्ट तो स्टार्ट होता है, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट्स, मियोसिस फर्स्ट यहां पर होता, अगर ये कंप्लीट हो गया होता तो यहां से प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन जाते, लेकिन यहां पर सेकेंडरी oocyte नहीं बनता, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट तो यहां पर होता है, मतलब स्टार्ट तो हो जाता है, बट ये अरेस्ट हो जाता है, अरेस्टेड एट प्रोफेज फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, 11th क्लास से परेशान करते हुए आ रहा होगा ये कि प्रोफेज फर्स्ट के अंदर में ये जो है वो मतलब क्या होगा कि अरेस्ट हो जाता है। और प्रोफेज फर्स्ट के अंदर में भी, चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये अरेस्टेड का क्या मतलब है और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि प्राइमरी oocyte था, मतलब oogonia से प्राइमरी oocyte बना माइटोसिस और डिफरेंशिएशन करके, और प्राइमरी oocyte के अंदर में क्या होना था, अभी मियोसिस फर्स्ट होना था। तो मियोसिस फर्स्ट तो होगा, मियोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन स्टार्ट होने के साथ ही ये वहीं पे अटक जाता है, रुक जाता है, अरेस्ट हो जाता है, मतलब जम जाता है वहीं पे, मतलब वो डिवीजन कंप्लीट नहीं होता, डिवीजन होना स्टार्ट हुआ और बस रुक गया। बात आ रही है समझ में। अब यहां पर ये अरेस्ट हो गया है, इसका कहने का मतलब ये, और वो भी कौन सी स्टेज में अरेस्ट हुआ है, प्रोफेज फर्स्ट में। अब आपको याद होगा कि यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट के अंदर में, मियोसिस के अंदर में 4 स्टेजेस आती हैं, अगर आपको याद हो तो साथ साथ रिकॉल करते चलना, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है। और प्रोफेज फर्स्ट वाली स्टेज के अंदर में भी फिर 5 सब स्टेजेस होती थी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। ये 5 अलग अलग सब स्टेजेस होती हैं प्रोफेज फर्स्ट में। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर में 5 अलग अलग स्टेजेस थी, तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में ये अरेस्ट हो रहा है। और प्रोफेज फर्स्ट के भी कौन सी स्टेज में अरेस्ट होता है, तो डिप्लोटीन। डिप्लोटीन कौन सी स्टेज है, चौथी स्टेज होती थी, ठीक है। डिप्लोटीन जो है वो 4th स्टेज है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, ये डिप्लोटीन। और फिर आ जाता है डायाकाइनेसिस, और इसी के अंदर में डिप्लोटीन को डिक्टियोटीन वर्ड भी बोलते हैं, याद रखिएगा। डिक्टियोटीन वर्ड क्या है, डिक्टियोटीन क्या होता है, तो डिक्टियोटीन जो है वो डिप्लोटीन को ही बोला जाता है, लेकिन नॉर्मल सेल डिवीजन में इसको डिक्टियोटीन नहीं बोलते। ये सिर्फ डिक्टियोटीन टर्म कब यूज करते हैं, सिर्फ oogenesis के अंदर में इस टर्म को यूज किया जाता है, बाकी नॉर्मल सेल डिवीजन के अंदर में डिक्टियोटीन वर्ड का नाम मतलब यूज नहीं करते हैं। और स्पेशल नाम इसको क्यों दिया जाता है, डिप्लोटीन को डिक्टियोटीन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। ध्यान से समझना, ये लॉन्गेस्ट फेज क्यों है, यहां नहीं के यहां पर क्या हो रहा है कि लॉन्गेस्ट फेज इस वजह से है कि यहां पर क्या हो रहा है कि आपके एक बार यहां पर मतलब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात हो रही है कि प्राइमरी oocyte बन गए। अब प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो गया और अरेस्ट हो गया प्रोफेज फर्स्ट वाली स्टेज में। अब ये एम्ब्रियो की बात हो रही है यहां पर, मतलब अभी वो जो फीमेल हाँ, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि जो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर में डिप्लोटीन वाली स्टेज के अंदर में ये जो अब अरेस्ट हो गया है ये सेल, अब ये सेल जो है वो इसी स्टेज के अंदर में पड़ा ये अब मतलब ये कब हो रहा है, ये स्टेजेस, ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये जो इवेंट्स हो रहा है, ये जो इवेंट हो रहे हैं, ये हो रहा है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर में। मतलब आप ध्यान से समझिएगा कि ये जिस फीमेल बॉडी के अंदर में हो रहा है ना, ये जिस एम्ब्रियो के अंदर में हो रहा है, तो वो एम्ब्रियो जब बाद में जब वो बड़े होकर फीटस में कन्वर्ट होगा, फीटस में कन्वर्ट होने के बाद जब वो चाइल्ड में कन्वर्ट होगा, है ना, इन्फेंट, फिर इन्फेंट के बाद चाइल्ड, और फिर वो जब बेबी गर्ल का फॉर्मेशन होगा, जब वो एक बड़ी गर्ल के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उस गर्ल के अंदर में जब प्यूबर्टी स्टार्ट होगी तो वहां से उसका फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर फिर से ये डिवीजन जो है ये कंटिन्यू होता है। मतलब ये प्रोफेज फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट तो हो गया और अरेस्ट हो गया, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो गया और अरेस्ट हो गया प्रोफेज फर्स्ट वाली स्टेज में। और ये प्रोफेज फर्स्ट वाली स्टेज में कब तक अरेस्टेड रहेगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाती है तब तक, तो 10 से 12 साल तक का ये स्टेज होता है, ये मोस्ट लॉन्गेस्ट फेज होता है। तो डिक्टियोटीन स्टेज जो है ये क्या है, मोस्ट लॉन्गेस्ट फेज। बात आ रही होगी समझ में, तो ये मोस्ट लॉन्गेस्ट फेज है और इसी वजह से इसको एक अलग नाम दिया जाता है डिक्टियोटीन, ताकि इसको डिप्लोटीन से हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएं कि अच्छा डिप्लोटीन अलग चीज है, डिप्लोटीन भी वही सेम चीज है, लेकिन डिप्लोटीन हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। और मोस्ट लॉन्गेस्ट डिप्लोटीन अगर पूछा जाए कि वो कौन सी स्टेज में के अंदर में होता है, तो वो होता है डिक्टियोटीन, उसको हम लोग बोलते हैं। और फीमेल मैमल के अंदर में ये हमको देखने को मिलता है। और कितने टाइम तक का होता है, ये 10 से 12 साल का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो मेंशन भी कर लेंगे, मोस्ट लॉन्गेस्ट फेज है और कितने समय तक का, 10 to 12 ईयर्स,
बात आ गई होगी समझ में। आप बिल्कुल एज इट इज ऐसे कैसा आप लिखते चलेंगे तो आपको चीजें जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रहेंगी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसी स्टेज के अंदर में अब जब प्रोफेज फर्स्ट के अंदर में मतलब अभी ये क्या है, प्राइमरी oocyte ही है, अभी प्राइमरी oocyte के अंदर में डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte में अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो इसी के अंदर में एक और इवेंट होता है, मतलब प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो गया है और वो अरेस्ट हो गया है, मतलब अभी प्राइमरी oocyte ही है। और प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या होगा कि एक कुछ ग्रैन्युलोसल सेल्स होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होंगे जो कि इसको चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं। प्राइमरी oocyte गेट्स सराउंडेड बाय ग्रैन्युलोसल सेल लेयर्स, ग्रैन्युलोसल सेल लेयर्स के द्वारा ये सराउंडेड हो जाएंगे एंड फॉर्म प्राइमरी फॉलिकल। दिस प्राइमरी फॉलिकल remains till puberty। बात आ रही है समझ में, मतलब आप देख रहे हो कि इसी के अंदर में हमने यहाँ पर डिवीजन भी स्टार्ट कर दिया है और इसी के अंदर में हम थ्योरी वाला पोर्शन भी लिखते चले जा रहे हैं। इस वजह से मैंने आपको बोला कि यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं होंगी कि यहाँ से एक बार मैं पूरा समझा दिया और फिर यहाँ पर नोट्स हम लोग लिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो वो साथ साथ में हो रही हैं। मतलब अब हुआ क्या कि प्राइमरी oocyte के अंदर में मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो गया और वो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर में डिप्लोटीन वाली स्टेज के अंदर में वो अटक के रह गया। अब यहाँ पर जो ये अटक के रह गया तो अब ये इसी स्टेज में अटका सा कब तक रहेगा, तो ये रहेगा 10 से 12 साल तक का। इसी वजह से मोस्ट लॉन्गेस्ट फेज होता है, फीमेल के अंदर में देखने को मिलता है, डिक्टोटीन स्टेज बोलते हैं। और इसी सेल के चारों तरफ ध्यान से सुनिएगा, ये सेल है, इस सेल को हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी oocyte। अब इस सेल के चारों तरफ में कुछ और भी सेल की नई लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर आपको वीडियो के अंदर में नजर आ रहा होगा इधर ये जो है ये एक सेल है और ये सेल कौन सा है, ये है प्राइमरी oocyte। और इसी प्राइमरी oocyte के ये जो प्राइमरी oocyte था, अब इसी के अंदर में डिवीजन स्टार्ट हो गया है, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो गया है, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर में आकर अटका हुआ है डिप्लोटीन वाली स्टेज में। और इसी स्टेज के अंदर में अब क्या हुआ कि इसके चारों तरफ बहुत सारे सेल के नए नए लेयर्स बनने शुरू हो गए। और ये जो नए नए सेल के लेयर बन रहे हैं, ये जो नया नया सेल इसको चारों तरफ से जो कवर कर रहा है, इस सेल की लेयर को हम लोग बोलते हैं ग्रैन्युलोसल सेल, ग्रैन्युलोसल सेल्स। और अंदर वाला ये जो पोर्शन क्या है, अंदर वाला जो पोर्शन है ये है प्राइमरी oocyte। आप चाहो तो ये वाला जो डायग्राम है ये आप अलग से बगल में इस ये इतना लिखने के बाद आप नीचे ये वाला बना लेंगे। और ये किस चीज का डायग्राम है, तो ये डायग्राम है अपना प्राइमरी फॉलिकल का। अब इसी स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। आई होप बात आ गई होगी समझ में। तो प्राइमरी oocyte जो है अब इसी स्टेज के अंदर में क्या होगा कि प्राइमरी oocyte जो है वो अब सराउंड हो जाता है कुछ एक सेल्स के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रैन्युलोसल सेल्स। और ग्रैन्युलोसल सेल के द्वारा घिरा हुआ प्राइमरी oocyte का जो स्ट्रक्चर होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि प्राइमरी oocyte जो है वो ग्रैन्युलोसल सेल्स के द्वारा घिरा हुआ जो स्ट्रक्चर है, ग्रैन्युलोसल सेल्स के द्वारा घिरा हुआ जो प्राइमरी oocyte का ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इसी को बोल रहे हैं क्या, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, यहां पर एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या लिख रखा है हमने कि प्राइमरी oocyte गेट्स सराउंडेड बाय ग्रैन्युलोसल सेल्स, ग्रैन्युलोसल सेल लेयर्स एंड फॉर्म प्राइमरी फॉलिकल। दिस प्राइमरी फॉलिकल, यहां से ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, दिस प्राइमरी फॉलिकल रिमेन्स टिल प्यूबर्टी। और ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये कब तक रहेगा, अब इसी प्राइमरी फॉलिकल वाली स्टेज के अंदर में अब ये प्यूबर्टी तक ऐसे कैसे रह जाएंगे। अब ये कितने बने थे, ये मिलियंस में बने थे, लेकिन प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाते हैं कि ये बहुत सारे डीजनरेट हो जाते हैं और ओवरी के अंदर में सिर्फ 60 to 80,000 ही रह जाते हैं, 1 लाख भी नहीं। वहां पर मिलियंस की बात हो रही थी, 60, 70, 80 लाख वहां पर मतलब ये प्राइमरी oocyte होंगे, प्राइमरी फॉलिकल होंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ 60,000 बचते हैं। तो बहुत सारे क्या हो जाते हैं कि डीजनरेट हो जाते हैं, और बहुत सारे जो डीजनरेट हो जाते हैं टिल प्यूबर्टी, इसी फेनोमेनन को हम लोग नाम दिया करते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। आप में से किसी एक व्यूअर ने टेलीग्राम चैनल के अंदर में किसी बच्चे ने पूछा था कि फॉलिकुलर एट्रेसिया क्या होता है, तो फॉलिकुलर एट्रेसिया वही है डीजनरेसी ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स टिल प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे जो फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाते हैं उसी को बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। वैसे ये जो पॉइंट था
ये मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर में एक लिंक है, उस वहाँ पर मतलब आपको इसी रिप्रोडक्शन पूरी यूनिट से रिलेटेड एक PDF फाइल जो है वो अपलोड किया हुआ है। आप चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल के अंदर में भी जाकर देख सकते हैं, या फिर आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर में बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं। आपके जितने भी रिप्रोडक्शन के डाउट हैं, आप जो भी इधर उधर कहीं पे आप वेबसाइट पे या फिर आपके बुक के अंदर में, साइड बुक के अंदर में जो भी आप और भी अच्छे पॉइंट्स पढ़ रहे हो, आपको अगर थोड़ा डिटेल में थोड़ा और भी जानना है तो वो सब कुछ उस PDF के अंदर में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। आप जरूर से वो वाला PDF जो है वो आप डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर में फॉलिकुलर एट्रेसिया क्या होता है और कैपेसिटेशन क्या होता है, आपके जितने भी वो सब डाउट्स आ रहे हैं वो सब कुछ आपको उस PDF के अंदर में मिल जाएगा। तो रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप जाकर उस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके लिए थोड़ा फायदेमंद हो जाएगा। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम इसकी आगे की कहानी अभी आगे लिखते चलेंगे। अब देखते हैं कि हमने जो कुछ भी अभी आपसे बात करी कि प्यूबर्टी के टाइम पर, प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है कि प्यूबर्टी तक में बहुत सारे जो हैं वो प्राइमरी फॉलिकल जो हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे और इसी को फॉलिकुलर एट्रेसिया बोलते हैं। और जिसकी वजह से हर एक ओवरी के अंदर में सिर्फ 60 से 80 हज़ार ही फॉलिकल जो हैं वो बचते हैं। तो उसी बातों को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। हर एक ओवरी के अंदर में सिर्फ 60,000 से 80,000 ही जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो बचते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल्स डीजेनरेट टिल प्यूबर्टी। क्योंकि प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे जो मोस्ट ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फॉलिकुलर एट्रेसिया, और इसी को फॉलिकुलर एट्रेसिया बोला करते हैं। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। फॉलिकुलर एट्रेसिया अगर आपको समझ में आ गई हो तो लाइक कर देना यार, ठीक है, लोगों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। बीच में ही बोल दे रहा हूँ आज, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि अब यहाँ तक की तो बात हो गई कि 60,000 है, 60,000 से 80,000 ही बचते हैं यहाँ पर। लेकिन अब क्या होगा, तो अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, है ना, जितने भी प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो अब जो बचे हुए हैं कहाँ तक, अब प्यूबर्टी के अंदर में प्यूबर्टी तक पहुँच गई, जो फीमेल है, जो फीमेल चाइल्ड है वो प्यूबर्टी तक पहुँच गई है। तो अब प्राइमरी फॉलिकल उसकी बॉडी के अंदर में जितने भी हैं, तो अब हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होगा कि उसकी बॉडी में अब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होंगे, प्यूबर्टी होगी तो। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अब क्या हो जाता है कि जितने भी प्राइमरी फॉलिकल्स अब बचे हुए हैं उसमें से 1 या 2 प्राइमरी फॉलिकल जो हैं वो अब कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर में, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, हमने यहां पर लिखा कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 to 2 प्राइमरी फॉलिकल्स कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। 1 से 2 प्राइमरी फॉलिकल जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर में। और सेकेंडरी फॉलिकल में से 1 से 2 जो कन्वर्ट होंगे उसमें से कोई एक ही टर्शरी फॉलिकल में अब कन्वर्ट हो जाएगा। बात आ गई समझ में। अब प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल में बदलने में डिफरेंस क्या होता है, तो चलिए हम लोग डिफरेंस को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले प्राइमरी फॉलिकल के स्ट्रक्चर को हम बना लेते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम था अपना प्राइमरी फॉलिकल का, तो ये रहा अपना प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। ये है प्राइमरी फॉलिकल जहाँ पर ग्रैन्युलोसा सेल हैं और प्राइमरी oocyte यहाँ पर नजर आ रहा है आपको। चलिए यहाँ पर मेंशन कर देते हैं अपन लोग, ये है ग्रैन्युलोसा सेल, ग्रैन्युलोसा सेल्स, ठीक है। और उसके अंदर में यहाँ पर क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, यहाँ पर है ये प्राइमरी oocyte, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम दे रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है जी। चलिए जी, ठीक है। तो यहाँ तक की तो बातें यहाँ पर हो गई। अब क्या होगा, अब इसके अंदर में यहाँ पर जो सेल्स हैं, जो यहाँ पर एक प्राइमरी oocyte है, इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ में अब क्या होगा कि बहुत सारे और भी, जैसे कि यहाँ पर तो एक ग्रैन्युलोसा सेल की लेयर थी, ये तो हमने बना रखा था, लेकिन अब इसके बाहर में क्या होता है कि और भी ग्रैन्युलोसा सेल की लेयर का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ पर और भी ज़्यादा ग्रैन्युलोसा सेल्स जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और भी ग्रैन्युलोसा सेल बनने लगे, और भी ग्रैन्युलोसा सेल बनने लगे। मतलब कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ ग्रैन्युलोसा सेल का नंबर ही बढ़ जाता है। और ग्रैन्युलोसा सेल का नंबर जब बढ़ जाता है तो इसी को अब हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। तो ये जो है ये भी क्या है, ये भी ग्रैन्युलोसा सेल है, ये भी ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर वाला ये कलर से आप कंफ्यूज नहीं होना, कलर वहाँ पर अलग इस वजह से बता रखा है क्योंकि आपको ध्यान में रहेगा कि ये जो दोनों हैं वो पहले बना हुआ था, ये भी ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं और ये भी ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं। इस तरीके से ये ग्रैन्युलोसा सेल के अंदर में ये कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स अब बने हैं, अब इसके अंदर में क्या हो जाता है कि यहाँ से बीच में से अब कुछ सेल्स जो हैं वो डीजनरेट होने शुरू हो जाते हैं। बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारे अब जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं उसके अंदर में से बहुत सारे जो सेल्स हैं अब वो डीजनरेट होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि बहुत सारे अब जो सेल्स हैं वो अब गायब होना शुरू हो जाएंगे, डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो ये था प्राइमरी फॉलिकल, ये है यहाँ पर सेकेंडरी फॉलिकल,
चलिए यहाँ पर तो हमने बना लिया सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल से अब टर्शियरी फॉलिकल जो है वो किस तरीके से बनेगा, तो आप समझ लेना यहाँ पर कि क्या हो रहा है कि अंदर में अगेन ये प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है ना, यहाँ पर ये सेकेंडरी फॉलिकल है, अलग अलग बना देता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा इधर में, ठीक है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर टर्शरी फॉलिकल की। तो टर्शरी फॉलिकल के अंदर में क्या होगा, अगेन यहाँ पर जो है ये क्या है, ये प्राइमरी oocyte है। अभी भी ध्यान में रखेंगे, अभी सेल डिवीजन आगे नहीं बढ़ा है। जो सबसे पहले हमने oogonia देखा था, oogonia से यहाँ पर बने थे प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte जो है वो उसी स्टेज के अंदर में है अभी भी। प्राइमोडियल जर्म सेल से oogonia बने और oogonia से प्राइमरी oocyte बने। प्राइमरी oocyte के अंदर में डिवीजन स्टार्ट हो गया था, लेकिन वो प्रोफेज फर्स्ट वाली स्टेज में, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट वाली स्टेज में ही अरेस्ट हो गया था। तो ये अभी भी क्या है, अंदर में प्राइमरी oocyte ही है। अंदर वाला जो पोर्शन है ये चेंज नहीं हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये अभी भी क्या है, ये प्राइमरी oocyte ही है, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte ही है यहाँ पर, अभी भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब क्या होता है, अब इसके चारों तरफ में जैसे कि ये सेल्स की लेयर थी, अब बीच बीच में से क्या हुआ कि यहाँ से जो ग्रीन वाला पोर्शन है ना, ग्रीन वाले जो सेल्स हैं ग्रैनुलोसा सेल्स, तो इसको अलग कलर से इसी वजह से बनाया था कि ताकि आपको यहाँ पर समझ में आए कि इसकी लेयर जो है वो थिक है, और यहाँ से बीच में अब कुछ लेयर जो है वो गायब हो जाती हैं। आप इधर में इस तरीके से समझना कि किस तरीके से ये गायब हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ये ब्लू कलर की एक, मान के चलो ये सेल की ही लेयर है, हालांकि ये मतलब ऐसे अलग से आपको दिखा दिया बनाने के लिए, ठीक है, कि ये ग्रीन वाली सेल की लेयर जो है वो आसानी से बनाई जा सके एक जगह पे। इस तरीके से बात आ रही है समझ में, यानी कि ये जो सेल्स था, ये जो सेल था अंदर में जो प्राइमरी oocyte था, ये वहीं का वहीं है। उसके चारों तरफ में जो ग्रैनुलोसा सेल की लेयर थी, ये वहीं का वहीं है। लेकिन और उसके चारों तरफ में और भी ग्रैनुलोसा सेल्स जो ग्रीन कलर में शो कर रखा है, वो भी वहीं का वहीं है। लेकिन क्या हो गया कि बीच में से कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं, बीच में एक गैप क्रिएट हो गया है, ठीक है ना। और ये गैप यहाँ पर जो क्रिएट हुआ है, इसकी वजह मतलब ये जब अब सेपरेट हो गए हैं, बीच में के कुछ सेल जो हैं वो डिसॉल्व हो गए हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे बात ध्यान देने की है कि ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, मैं फिर से नहीं लिखने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर और भी चीजें मेंशन करनी है। अंदर में जो ब्लैक वाला पोर्शन है, आपको पता चल गया होगा, वो प्राइमरी oocyte है, और ये जो रेड कलर वाली जो सेल की लेयर है वो क्या है, वो ग्रैनुलोसा सेल की लेयर है। अब यहाँ पर जो बाहर में भी जो सेल की लेयर्स हैं वो भी क्या है, वो भी ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, लेकिन इनको अलग अलग नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बाहर में जो सेल की लेयर है, इस बाहर में सेल की लेयर को बोला जाता है थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना, ठीक है। एक्सटर्ना का मतलब बाहर, थीका का मतलब सेल लेयर होता है, ठीक है। थीका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना का मतलब बाहर, एक्सटर्नल आपको पता चल रहा होगा वर्ड से कि एक्सटर्ना वर्ड क्यों दिया गया है, एक्सटर्ना नाम क्यों दिया गया है। तो थीका, और थीका का मतलब क्या होता है, स्पेस, सेल लेयर, ठीक है, या चैम्बर के लिए भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, थीका। तो थीका एक्सटर्ना, और यहाँ पर जो अंदर वाली जो लेयर है, मतलब यहाँ पर जो एक ब्लू कलर की लाइन बना रखी है, तो ब्लू कलर की लाइन जो है मतलब उसके बाहर बाहर में जो सेल की लेयर है, मतलब जो सबसे आउटर मोस्ट सेल की लेयर होगी, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, थीका एक्सटर्ना। और यहाँ पर जो उसके अंदर वाली जो सेल की लेयर है, इस अंदर वाली सेल की लेयर को हम लोग नाम दे रहे हैं थीका इंटरना, ठीक है। तो आप ध्यान देना, अगर आपको ये ग्रीन कलर आसानी से नजर आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पर थीका एक्सटर्ना, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो एक अंदर में स्पेस बच गया है, इसको बोलते हैं एंट्रम। ये क्या है, ये है एंट्रम। एंट्रम का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। एंट्रम वाली लेयर है, इसको एंट्रल स्पेस भी बोलते हैं, एंट्रम भी बोलते हैं, और इसी के अंदर में एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्रल फ्लूइड, ठीक है। तो खैर हम लोग उसकी बात अभी नहीं कर रहे। यहाँ पर ये प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ, 1 से 2 सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गए, और सेकेंडरी फॉलिकल जो है उसमें से कोई एक ही सेकेंडरी फॉलिकल, जो 1 से 2 सेकेंडरी फॉलिकल बनेंगे, उसमें से कोई एक ही टर्शरी फॉलिकल में अभी कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो गए, ये अब कन्वर्ट हो गए हैं टर्शरी फॉलिकल में। ये एंट्रम अलग है और ये टर्शरी फॉलिकल जो है वो अलग है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है और ये क्या कुछ कबाड़ा हमने किया है, तो उसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अभी तक एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं कि सबसे पहले था प्राइमोडियल जर्म सेल्स। प्राइमोडियल जर्म सेल्स के अंदर में यहाँ पर डिवीजन होना शुरू हुआ, माइटोसिस होता है और वहाँ पर बन जाते हैं oogonia। oogonia के अंदर में फिर से डिवीजन होना शुरू होता है, माइटोसिस होता है और डिफरेंशिएशन होता है, जिसकी वजह से बनता है प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte के अंदर में फिर से यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट होना शुरू होता है, लेकिन मियोसिस फर्स्ट के अंदर में प्रोफेज फर्स्ट वाली स्टेज के अंदर में, डिप्लोटीन वाली स्टेज के अंदर में वो आकर अरेस्ट हो जाता है। ये जो अरेस्ट हो जाता है इसी वजह से इसके
इसको एक अलग नाम दिया करते हैं, डिक्टोटीन स्टेज बोलते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है 11 से 12 साल तक का। ये हो सकता है 11 से 12 साल, क्यों? क्योंकि प्यूबर्टी उसी टाइम पर आती है, 11 से 12 साल के अंदर में फीमेल बॉडी के अंदर में आती है, तो वहां पर हम लोग बोल देते हैं 11 से 12 साल का होगा, मैक्सिमम एज का होगा। अब यहाँ पर वो जो सेल था, मतलब प्राइमरी oocyte जो था वो अरेस्ट तो हो गया, और उसी के चारों तरफ में ग्रैनुलोसा सेल की लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ग्रैनुलोसा सेल की जो लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसको हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल। और ये प्राइमरी फॉलिकल जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर प्यूबर्टी तक में ऐसे ही चलते हुए आते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे के ऐसे पड़े हुए रहते हैं। और उसी दौरान वहां पे बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, और सिर्फ प्यूबर्टी तक आते आते सिर्फ 60,000 से 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल्स का मतलब वहां पर बचते हैं। अब यहाँ पर जितने भी बचे हैं, अब हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर में ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक वर्ड जो है ये छूट गया है, ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब क्या होगा, ऐसा नहीं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ही शुरू हुआ तो सारे के सारे जो हैं वो एक साथ सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गए, नहीं। जितने भी प्राइमरी फॉलिकल हैं वो ऐसे के ऐसे वहां पर फीमेल बॉडी के अंदर में पड़े रहेंगे, ओवरीज के अंदर में पड़े रहेंगे, लेकिन हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर में, हर एक मंथ के अंदर में क्या होगा कि जो कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो कुछ सेकेंडरी में कन्वर्ट होंगे, और एक या दो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सेकेंडरी से फिर वो उसमें से कोई एक जो है वो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है टर्शियरी फॉलिकल, और इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पर तीनों बना के बता दिया। आप इसे जल्दी से नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। अब इस स्टेज पर क्या होगा कि यहां पर जो प्राइमरी फॉलिकल, जो टर्शियरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हो गया था, इस टर्शियरी फॉलिकल के बनने के बाद हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर में क्या हो रहा है कि प्राइमरी फॉलिकल जो है, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर में जब स्टार्ट हो जाता है तो वहां पर जो कुछ भी उसकी ओवरीज के अंदर में जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं उसमें से कुछ सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं, और उसमें से कोई एक जो है वो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो जो ही टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, उसके अंदर में अभी भी जो सेल पड़ा हुआ था वो कौन सा था, प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte के अंदर में मियोसिस फर्स्ट जो है वो डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, और जो ही कंप्लीट होता है वहां पे फिर से अब क्या वो कौन से टाइप के सेल में बदल जाएंगे, तो प्राइमरी oocyte से किस में कन्वर्ट होंगे, अब वो सेकेंडरी oocyte के अंदर में कन्वर्ट होंगे। सेकेंडरी oocyte कितने बनेंगे, 2 बनने चाहिए थे, है ना। कायदे से तो देखा जाए तो यहां पर क्या होंगे कि 2 सेकेंडरी oocyte जो है वो वहां पर बनने चाहिए थे, लेकिन बात यहां पर ये हो जाती है, जैसे कि अगर हम लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं कि यहां पर एक क्या था, ये प्राइमरी oocyte था। ठीक है भाई साहब, चलो इसके अंदर में यहाँ पर चारों तरफ क्या थे कि इस तरीके से ये फॉलिकल वगैरह थे, वो हमने देख लिया है कि टर्शियरी फॉलिकल किस तरीके के स्ट्रक्चर के होते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है कि जैसे कि ये एक प्राइमरी मतलब ये क्या है, एक प्राइमरी oocyte है। अब प्राइमरी oocyte के अंदर में जब यहाँ पर डिवीजन होगा, तो जब डिवीजन यहाँ पर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर सेकेंडरी oocyte बनते हैं। सही है ना जी, सही है, सही है। सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होना चाहिए था, और सेकेंडरी oocyte कितने बनते, तो सेकेंडरी oocyte तो बनते 2, एक सेल से मियोसिस हो रहा है ना, यहाँ पर तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ है अभी, कायदे से देखा जाए तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है, अब जाकर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। और जो ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है तो एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 2 सेल। मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, आपको याद होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। और रिडक्शनल डिवीजन कहने का मतलब क्या, यहाँ पर जो एक सेल था 2n, वहाँ से 2 सेल बन जाते हैं, और दोनों के सेल कैसे बनते हैं, हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं। तो ये बात तो यहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, मतलब होता तो है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होगा, इस तरीके से कहानी नहीं बढ़ेगी आगे। तो होता क्या है यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो एक प्राइमरी oocyte था, इस प्राइमरी oocyte के अंदर में ये क्या था, एक यहाँ पर था एक प्राइमरी oocyte, और हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, एट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर में ये जो प्राइमरी oocyte था, इसके अंदर में हो जाता है एक डिवीजन, और ये डिवीजन जो होता है वो होता है अनइक्वल। बात को ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर एक बनेगा सेकेंडरी oocyte, मतलब एक सेल से कितने सेल बनने चाहिए थे, 2 सेल बनने चाहिए थे, अभी भी 2 सेल बन रहे हैं, जिसमें से एक सेल को यहाँ पर नाम दिया गया है क्या, सेकेंडरी oocyte, और एक सेल को नाम दिया जाता है यहाँ पर पोलर बॉडी। ठीक है जी, चलिए ये बहुत बढ़िया बात हो गई। अब यहाँ पर हमने क्या बोला कि पोलर बॉडी बोल दिया। अब पोलर बॉडी बनने के बाद अब क्या होगा कि यहाँ पर एक सेकेंडरी oocyte जो बना है, एक सेल से जब 2 सेल बने हैं तो दोनों सेल की पोलैरिटी मतलब पोलैरिटी लेवल क्या हो जाएगा, तो दोनों कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। बहुत सही बात है, चलिए ये भी हैप्लॉइड, हम इधर को लिख लेते हैं अपन लोग। चलिए ये हो गया हैप्लॉइड, ये भी हो गया हैप्लॉइड। अब देखो ध्यान से सुनो ज़रा आखिर कि ये जो सेल्स हैं ये डिवाइड हो ही क्यों रहे हैं, खुद से सोचो। वीडियो को आप पॉज कर दें, आराम से आप सोच सकते हैं कि आखिर जो गैमेट बनने के टाइम पर जब मियोसिस हो रहा है, तो मियोसिस गैमेट बनने के टाइम पर होता क्यों है, ये आप ज़रा आप खुद में एनालाइज करो, सोचो ज़रा कि जब भी गैमेट बनाना होता है, गैमेट क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड सेल बनाने हैं, तो हैप्लॉइड सेल के टाइम पर यहाँ पर डिवीजन हो ही क्यों रहा है।
है ना। मियोसिस के टाइम पर यहाँ पर ये सेल डिवाइड ही क्यों हो रहे हैं, गैमेट बनाना ही क्यों है। पहली बात कि यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ करना है। आप तो कहोगे कि यहाँ पर जब गैमेट बनते हैं तो गैमेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि गैमेट के अंदर में आधे क्रोमोसोम होते हैं और आधे क्रोमोसोम के साथ साथ यहाँ पर गैमेट का नंबर भी ज़्यादा होना होता है कि गैमेट का नंबर जितना ज़्यादा होगा जी वो अगली जनरेशन के अंदर में उतने ज़्यादा मतलब उसकी वायबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, मतलब उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के चांसेस अर्थ पे बढ़ जाते हैं। बहुत सही बात है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि एक जो गैमेट था प्राइमरी oocyte, अब ये डिवाइड हो ही क्यों रहा है। ये डायरेक्टली अगर ये अपना आधा क्रोमोसोम छोड़ दे, ऐसा समझना, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाना। एक सेल है, एक सेल के अंदर में यहाँ पर जितने भी क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम कितने हैं 46, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन की बात को लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर कितना है 46। अब अगर ये जो 46 क्रोमोसोम हैं, अगर इसी में से हम 23 क्रोमोसोम को अलग कर दें, अगर हमें नंबर की टेंशन ना हो कि ठीक है एक गैमेट भी आपको बनाना है, एक बार में एक ही गैमेट बनाना कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक ही गैमेट से काम चला लेगा अगर बॉडी, मतलब एक ही नंबर ऑफ गैमेट्स ज़्यादा तो इस वजह से बनते हैं ताकि सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएं। लेकिन अगर सिर्फ हमको गैमेट ही बनाना हो और अगर यहाँ पर हमको नंबर से कोई भी लेना देना नहीं हो तो क्या करना होगा। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोम ही तो आधा कर रहे हैं, बाकी सेल की तो प्रॉपर्टी सेम टू सेम रहती है। गैमेट के सेल के अंदर में और नॉर्मल सोमैटिक सेल के अंदर में क्या कुछ डिफरेंस होगा, सिर्फ क्रोमोसोम ही तो आधे होते हैं। जरा सोच के देखिए। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सेल के अंदर में सेल जब मियोसिस कर रहा होता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर, जब गैमेट बनता है किसी भी बॉडी के अंदर में तो वहाँ पर मियोसिस होता है, और मियोसिस के टाइम पर यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है। तो मतलब सेल के अंदर से क्रोमोसोम ही तो हाफ कर रहा है ना यार। मतलब जो सेल है, सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, तो साइटोप्लाज्म तो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस जो है वो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, उसके अंदर में जो क्रोमोसोम है सिर्फ उसको आधा करना है हमें। ऐसा तो नहीं बोला गया है कि हाँ जो नॉर्मल सेल हैं उससे गैमेट का सेल का साइज भी छोटा होना चाहिए। गैमेट का सेल का साइज छोटा हो या बड़ा हो कोई भी मतलब नहीं होता है ना, आपको पता है। अब बात को समझिएगा ज़रा कि यहाँ पर अगर एक बॉडी है, जैसे कि यूजुअली हम लोग जानते हैं कि स्पर्म सेल जो होते हैं वो छोटे होते हैं, मेल गैमेट जो होते हैं वो नेचर के अंदर में छोटे होते हैं और फीमेल गैमेट जो होती है वो बड़ी होती हैं। फीमेल गैमेट बड़ी क्यों होती हैं, क्योंकि फीमेल गैमेट के अंदर में ही जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल गैमेट के अंदर में ही होता है और वही फीमेल गैमेट जो फीमेल सेल है वही जाइगोट में कन्वर्ट होती है। बात को समझिएगा यहाँ पर कि दोनों जो गैमेट होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ऐसा नहीं है कि दोनों का साइज बराबर होता है और जब दोनों मिलते हैं तो एक बड़ा सेल जाइगोट में बदल जाता है। नहीं, एक सेल था, अगर हम लोग स्पर्मेटोसाइट की बात करें या फिर मेल गैमेट के फॉर्मेशन की बात कर लें, अगर गैमेटोजेनेसिस के अंदर में मेल गैमेटोजेनेसिस की अगर बात कर लें तो एक सेल था, एक सेल डिवाइड होकर पहले 2 सेल में बदला और 2 सेल डिवाइड होकर 4 सेल में कन्वर्ट हुआ पूरे मियोसिस के अंदर में। या फिर अगर हम लोग जनरली बोल दें कि एक सेल था उसके अंदर मियोसिस करवाना है तो 4 सेल बनेंगे, तो चारों सेल जो बनेंगे वो बराबर बराबर साइज के बनेंगे। मेल गैमेट के अंदर में तो चारों बराबर साइज के बनेंगे, और अगर बराबर साइज के बनेंगे तो थोड़ा सा सोचो कि एक सेल से 4 सेल बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है ना यार कि हर एक सेल का साइज तो छोटा हो जाएगा उस पहले वाले सेल से, और जब सेल का साइज छोटा है तो उससे कोई लेना देना नहीं था। सेल के साइज का छोटा होने का क्या मतलब कि उसका साइटोप्लाज्म भी थोड़ा कम हो गया और न्यूक्लियस का अमाउंट भी, न्यूक्लियस का साइज भी कम हो गया, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर आधा ही है। क्रोमोसोम के ऐसा नहीं कि क्रोमोसोम भी छोटे छोटे हो गए, छोटे छोटे कुछ भी नहीं है, क्रोमोसोम का तो साइज वही है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर बस हाफ हो गया है। तो अल्टीमेटली हमको करना तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ ही था। अब बात कर लेते हैं अगर फीमेल गैमेट के अंदर में, तो फीमेल गैमेट के अंदर में क्या होता है कि मेल गैमेट की तरह यहाँ पर इस तरीके से कहानी नहीं होती है कि एक गैमेट था और उसके अंदर में से 4 छोटे छोटे फीमेल गैमेट बना दिए। अगर आपने एक गैमेट से 4 छोटे छोटे फीमेल गैमेट अगर आप बना लिए तो होगा क्या कि जाइगोट जब मेल गैमेट आएगा, जब स्पर्म सेल आएगा ट्रैवल करते हुए और वो छोटे से फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि न्यूट्रिशन उसके पास काफ़ी कम बचेगा। बात आ रही है समझ में। फीमेल गैमेट जो होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, वो एक जगह पे पड़े हुए रहते हैं और स्पर्म उनके पास ट्रैवल करके आता है। और जब स्पर्म ट्रैवल करके आ रहा है तो इनको कहीं जाना नहीं है, जब जाना नहीं है तो सेल का साइज छोटा होने की जरूरत नहीं है। स्पर्म सेल का साइज छोटा इस वजह से भी होता है ताकि वो मूव आसानी से कर सकें, उनकी बॉडी जितनी छोटी होगी, सेल का साइज जितना छोटा होगा, वो लाइट वेट होंगे तो आसानी से स्विम कर सकेंगे, जबकि फीमेल गैमेट को कहीं भी स्विम करके जाना नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि फीमेल गैमेट जो होती है उसी के सेल को, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, कभी सोचा होगा इस बारे में, तो फीमेल गैमेट जो होता है, जो सेल होता है, उस सेल के अंदर में स्पर्म क्या करता है, स्पर्म सिर्फ क्रोमोसोम लेकर आता है, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम ही सिर्फ प्रोवाइड करता है फीमेल गैमेट को, और कुछ भी काम नहीं होता है। उसके टेल का क्या करेगा, जो फीमेल गैमेट है उसके टेल का थोड़ी कोई रोल होता है फर्टिलाइजेशन के अंदर में, उसके एक्रोसोम का कोई रोल नहीं होता है, मतलब एक्रोसोम का रोल होता है लेकिन अगली जनरेशन बनाने के लिए कोई भी रोल नहीं है। बात आ रही है समझ में। यहाँ पर उसके माइटोकॉन्ड्रिया का कोई भी रोल नहीं है, रोल सिर्फ किसका है, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। फीमेल गैमेट के अंदर में भी अगर हम लोग बात कर लें तो उसके जो उसके फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट के अंदर में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर में हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम प्रेजेंट है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो मेल गैमेट से भी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम आ रहा है और वो बस पेयर कर ले रहे हैं और वही जाइगोट में कन्वर्ट हो गया। उतना बड़ा जो गैमेट था, गैमेट का जो साइज होगा इनिशियली फीमेल गैमेट का, वही जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा।
मतलब साइटोप्लाज्म जो है वो फीमेल का बड़ा से बड़ा रखने की कोशिश करी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वही जब जाइगोट में कन्वर्ट होगा तो उसको फिर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और अगर आपने साइटोप्लाज्म का अमाउंट पहले ही कम कर दिया तो साइटोप्लाज्म आधा करने का मतलब क्या हो गया कि आप वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी तो 4 पार्ट में बट गया। अगर एक सेल से आप 4 सेल बना रहे हैं और चारों सेल के अंदर में अगर बिल्कुल बराबर अगर आप साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम हो गया, उसके अलावा न्यूट्रिशन वहाँ पर आधा आधा बट गया, सभी के अंदर में 1/4 बट गया। और अगर 1/4 न्यूट्रिशन भी बट गया और वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बट गया तो वहाँ पर जब वो जाइगोट में कोई भी एक गैमेट जब जाइगोट में कन्वर्ट होगा तो उसके पास न्यूट्रिशन भी नहीं होगा, एनर्जी भी नहीं होगी, तो फिर वो जाइगोट डेवलप नहीं कर पाएगा प्रॉपर तरीके से। तो प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर क्या होता है कि गैमेट जो है, फीमेल गैमेट जो है, उसके अंदर में सिर्फ क्रोमोसोम का नंबर हाफ ही तो करना था ना, सिर्फ उसी से मतलब था। तो यहां पर अब क्या होता है कि जब डिवीजन होता है तो ये अनइक्वल डिवीजन होता है। अनइक्वल डिवीजन कहने का मतलब क्या कि क्रोमोसोम तो आधे आधे बराबर निकलते हैं, आधे क्रोमोसोम अलग सेल में, आधे क्रोमोसोम अलग सेल में, लेकिन जो दूसरा वाला सेल बनता है ना उसको एकदम छोटा सा थोड़ा सा न्यूक्लियस का पार्ट तोड़ के दे दिया जाता है और थोड़ा सा साइटोप्लाज्म देके उसको टुक से अलग कर दिया जाता है। अनइक्वल डिवीजन होता है। बडिंग के जैसे, बडिंग आप समझते हैं, बडिंग आपने देखा है, बडिंग आपने पढ़ा है चैप्टर फर्स्ट, जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं तो बडिंग आपने पढ़ा होगा। और बडिंग अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि एक बड़ा सा सेल होता है, उससे छोटू सा एकदम सेल निकल जाता है। अब वो छोटू से सेल के अंदर में भी क्रोमोसोम का नंबर तो सेम ही होता होगा, तभी तो वो बड़े होकर फिर से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर जब अब डिवीजन हो रहा है तो यहाँ पर एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर अभी हाफ ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये छोटा सा सेल जो बाहर निकल गया उसके अंदर में क्रोमोसोम कम है या इसमें ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रोमोसोम बिल्कुल बराबर डिवाइड होंगे, और क्रोमोसोम ही तो हमको डिवाइड करना था। अब भले माइटोकॉन्ड्रिया कम दे दो, एक सेल को ज्यादा दे दो, एक को न्यूक्लियस थोड़ा सा दे दो, एक को ज्यादा दे दो, एक को साइटोप्लाज्म कम दे दो, एक को ज्यादा दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सेल से 2 सेल बन गए और अल्टीमेटली बड़े वाले सेल का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम रह गया और क्रोमोसोम का नंबर भी हाफ हो गया। अपना काम तो हो गया। बात आ रही है समझ में? तो यहां पर इस तरीके से काम होता है। तो जो एक प्राइमरी oocyte था इसके अंदर में अनइक्वल डिवीजन होता है। बात ध्यान में रखिएगा कि अनइक्वल डिवीजन होगा, और अनइक्वल डिवीजन होने की वजह से यहां पर 2 सेल बनते हैं। एक को अगर वैसे कायदे से देखा जाए तो यहां पर 2 सेकेंडरी oocyte बनने चाहिए थे, लेकिन अब आपको समझ में आ गया कि 2 सेकेंडरी oocyte क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि 2 सेकेंडरी oocyte बनेगा तो वहां पर साइटोप्लाज्म इक्वल डिवीजन हो जाएंगे, और साइटोप्लाज्म अगर ज्यादा बराबर डिवीजन हो गया मतलब साइटोप्लाज्म का अमाउंट जो है इन ईच सेकेंडरी oocyte वो कम हो जाता, और अगर वो कम हो जाता तो प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए नहीं बचता जाइगोट के पास, या जाइगोट के पास प्रॉपर एनर्जी नहीं बचती जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा आ रही थी, जो कि साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट था, है ना। सेकेंडरी oocyte का साइज अगर छोटा हो जाएगा तो वो साइटोप्लाज्म कम होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा तो एनर्जी कम बचेगी, और तो जाइगोट के डेवलपमेंट के अंदर में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि एक सेल से 2 सेल तो बनते हैं, और जिसमें से एक सेल जो होता है वो बड़ा सेल जो बनता है ये होता है सेकेंडरी oocyte, और एक छोटू सा सेल बनता है। अनइक्वल डिवीजन, बात आ गई समझ में? तो ये एक सेकेंडरी oocyte बना, और ये जो छोटा सेल बनता है इसको बोलते हैं पोलर बॉडी। इसको बोला जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी। ध्यान में रखेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी क्यों बोल रहे हैं? अब आप सोचोगे अच्छा फर्स्ट पोलर बॉडी, इसका मतलब सेकंड भी कुछ ना कुछ होता होगा। बिल्कुल होता है, इसी वजह से तो इसको फर्स्ट पोलर बॉडी बोला जा रहा है। और फर्स्ट पोलर बॉडी का फंक्शन जो है वो क्या होगा, तो यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर में लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि इसका फंक्शन जो है वो अभी अननोन है, या फिर हम लोग देखते हैं कि ये क्या हो जाता है बाद में, मतलब ये पता चल गया था एनसीईआरटी के अंदर में शुरू में पहले लिखा हुआ था कि ये अननोन होगा। अभी भी आपकी एनसीईआरटी के अंदर में अननोन ही लिखा हुआ है कि इसका फंक्शन जो है वो अननोन है, लेकिन अननोन नहीं है। ये क्या हो जाता है कि फिर बाद में जाके तुरंत ही डीजनरेट हो जाता है, इसका काम खत्म हो गया, क्योंकि बस क्रोमोसोम ही इसमें से हमको आधा निकालना था। प्राइमरी oocyte में से एक क्रोमोसोम हमने आधा सेट निकाल दिया तो एक सेकेंडरी oocyte बन गया। भले ही ये गैमेट का नंबर एक ही बने उससे मतलब नहीं है, ये 4 बनते और छोटे छोटे बनते तो कोई फायदा नहीं था। भले ही एक बने लेकिन प्रॉपर अमाउंट में बने। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, सेकंड चैप्टर के अंदर में भी सेम फिनोमेनन होता था। मेल बॉडी के अंदर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होता था, माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता था, 4 टेट्राड जो बनते थे, माइक्रोस्पोर टेट्राड, तो वहां पर एक माइक्रोस्पोर स्पोर मदर सेल से वहां पर 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता था, जबकि एक मेगास्पोर मदर सेल से भी 4 मेगास्पोर बनते थे, लेकिन उसमें से 3 डीजनरेट हो जाते थे और एक ही मेगास्पोर बचता था, और उसी एक ही मेगास्पोर जो है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर में कन्वर्ट हो जाता था ताकि उसको प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए स्पेस मिल सके, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। तो सेम कहानी यहाँ पर भी हो जाती है कि एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, एक छोटा सा सेल बनता है और ये डीजनरेट हो जाता है, काम खत्म हो जाता है। और ये जो सेकेंडरी oocyte है, अब इसके अंदर में क्या होगा, अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग कहानी है। प्राइमरी oocyte के अंदर में मियोसिस फर्स्ट से स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो अरेस्ट हो गया था प्रोफेज फर्स्ट के अंदर में। सेकेंडरी oocyte बना, फिर कैसे कैसे करके पूरा 11-12 साल लगे, और 11-12 साल के अंदर में पूरी प्यूबर्टी खत्म हुई, और प्यूबर्टी के बाद यहाँ पर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर में ये अब डिवाइड हुआ और एक सेकेंडरी oocyte में बदल गया। अब जब ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हुआ ना, तो अब यहाँ पर हो जाता है लोचा फिर से। और ये लोचा क्या होता है, तो ये सेकेंडरी oocyte के अंदर में फिर से डिवीजन स्टार्ट तो होता है, लेकिन फिर अटक जाता है। किस्मत ही खराब है।
ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इस बात को लिख लेंगे। पहले यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। एट एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमरी oocyte कंप्लीटेड इट्स मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर में प्राइमरी oocyte जो है वो अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लेगा एंड फॉर्मेशन ऑफ वन सेकेंडरी oocyte एंड वन पोलर बॉडी टेक्स प्लेस, और जिसकी वजह से एक सेकेंडरी oocyte बनता है और एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। तो ये हो जाता है अपना, ठीक है ना। अब इसके अंदर में ये क्या होगा, ये होगा न्यूट्रिएंट। इसके अंदर में पहले लिख लेते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा किसके अंदर में, सेकेंडरी oocyte के अंदर में। और जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, इस फर्स्ट पोलर बॉडी जो है ये क्या हो जाएगा, ये इसका फंक्शन जो होता है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा हुआ है कि अननोन होता है। और यहाँ पर क्या होगा कि हम जानते हैं कि ये कैसा होगा, डीजनरेट हो जाता है। ये होते हैं हैप्लॉइड, ये भी होते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड होंगे यानी कि क्रोमोसोम का नंबर इसके अंदर में 23 होगा, पोलर बॉडी के अंदर में भी, और इसके अंदर में भी क्रोमोसोम का नंबर जो है वो 23 होगा। जीनोटाइप की बात कर लें, यहाँ पर किस टाइप का जीनोटाइप ये होगा, तो 22 क्रोमोसोम होंगे ऑटोसोम एंड प्लस एक्स, एक ही क्रोमोसोम होगा। और इसके अंदर में भी 22 क्रोमोसोम होंगे ऑटोसोम और प्लस एक्स। इस तरीके का जीनोटाइप जो है वो हमें देखने को दोनों सेल के अंदर में मिलता है। एट मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमरी oocyte गेट्स कन्वर्टेड इनटू gets divided into two cells, unequal division through unequal division. One cell is called secondary oocyte which is rich in nutrition, और second जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे second cell is known as first polar body which is also haploid in nature and which will be degenerate in मतलब डीजनरेट इवेंचुअली, ठीक है। तो इवेंचुअली जो होता है वो क्या हो जाएगा कि डीजनरेट हो जाता है। ये कहानी हो जाती है यहाँ तक की। अभी हमने क्या बनाया है, सेकेंडरी oocyte बनाया है। अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है, आप इसे जल्दी से नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग इसकी आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि सेकेंडरी oocyte हमने देखा कि एक सेकेंडरी oocyte बन गया। अब सेकेंडरी oocyte के अंदर में वापस से डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सेकेंडरी oocyte के अंदर में वापस से डिवीजन तो स्टार्ट हो जाएगा। अब वहाँ पर कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस सेकेंड स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन फिर से वही कहानी कि ये फिर से क्या हो जाएगा कि अरेस्ट हो जाता है और मतलब फिर से अटक जाता है। और वो अब की बार कौन सी स्टेज के अंदर में अटकता है, मेटाफेज सेकंड के अंदर में। वो प्रोफेज फर्स्ट में अटका था, मतलब वो प्रोफेज के अंदर में फंसा था, और ये अब आकर फंस जाता है मेटाफेज के अंदर में। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि नाउ इन सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकंड स्टार्ट्स, मियोसिस सेकंड यहाँ पर स्टार्ट होगा बट अरेस्टेड एट मेटाफेज, ठीक है। वो मेटाफेज के अंदर में जाकर अरेस्ट हो जाता है, और उसी दौरान जो टर्शरी फॉलिकल था वो अब कन्वर्ट हो जाता है मैच्योर फॉलिकल में। और इसी मैच्योर फॉलिकल को हम लोग नाम देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन जो था, ग्राफियन जो थे वो एक साइंटिस्ट का नाम है, और साइंटिस्ट के नाम पर ही, उन्हीं के नाम पर मतलब उन्होंने ये डिस्कवर करा था, तो ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पर बोल दिया करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ग्राफियन फॉलिकल का थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं कि किस तरीके का होगा। तो अभी तक हमने जो मैच्योर फॉलिकल अभी जो बनाया है, जो टर्शरी फॉलिकल सॉरी हमने जो बनाया था, ये उसी के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है कि थोड़ा सा ये अभी अलग होने वाला है। थोड़ा सा अलग जो है वो किस तरीके से होगा, जो अभी हमने टर्शरी फॉलिकल बनाया था जिसके अंदर में एंट्रम वगैरह चीज़ें थी, तो ये देखिए सेम टाइप का यहाँ पर डायग्राम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ सेल्स के नाम जो हैं वो बस अभी बदल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो गया है, ये जो फॉलिकल है ये अब क्या हुआ है कि पूरी तरीके से मैच्योर हो गया है। और जो यहाँ पर इसके बाहर में, ठीक है, एक और सेल की नई लेयर बन जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या था, अंदर में था सेकेंडरी oocyte, यहाँ पर बाहर में वही सारी चीज़ें हैं, वो सेम चीज़ें हैं जैसा अभी आपको दिखने को मिला था। ये था ट्यूनिका एक्सटर्ना, अंदर वाली लेयर ट्यूनिका इंटरना, उसके बाद है एंट्रम, ठीक है। अंदर वाली जो सेल की लेयर थी, सॉरी अंदर वाला जो फ्लूइड, अंदर वाला जो स्पेस था, इसको हम लोग कहते हैं एंट्रम। अब यहाँ पर अब बात हो रही है कि ये जो पहले वाली जो सेल की लेयर है, मतलब ध्यान से सुनिएगा कि इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग अभी बाहर निकाल कर देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या कुछ चीज़ें प्रेजेंट है। ये वाला जो पोर्शन है इसी को हम लोग बस बाहर निकाल के देख रहे हैं, ये अभी बाहर निकला हुआ नहीं है, ठीक है ना। आप ध्यान से समझना इस बात को। या फिर ऐसा कर लेते हैं कि इसको बाहर निकाल ही लेते हैं, जब बाहर निकल जाएगा उसके बाद ही हम लोग बात कर लेंगे कि इसके अंदर में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर अंदर में जो है ये अब क्या है, ये सेकेंडरी oocyte है, प्राइमरी oocyte नहीं रहा अब, ठीक है, सेकेंडरी oocyte हो गया जी। चलिए सेकेंडरी oocyte के बाद यहाँ पर जो है वो अब एक और नई ब्लू कलर की जो एक लेयर मैंने बना रखा है, ये है अब जोना पेल्यूसिडा,
एक नई लेयर यहाँ पर बन गई है जिसको हम लोग बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। और जोना पेल्यूसिडा के जस्ट बाहर में यहाँ पर जो एक सेल की लेयर है, ये ग्रैन्युलोसल सेल्स की जो लेयर थी, इस ग्रैन्युलोसल सेल को आप नाम देते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, कोरोना रेडिएटा यहाँ पर बोलते हैं। ये क्या है? ये ग्रैन्युलोसा सेल की ही लेयर है। कौन से ग्रैन्युलोसा सेल? ये फर्स्ट सेल लेयर है, फर्स्ट ग्रैन्युलोसल लेयर। ठीक है, तो ये पहली ग्रैन्युलोसल लेयर है जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रैन्युलोसा की लेयर थी ना, उस लेयर और पहले सेकेंडरी oocyte जो हमने देखा था, तो उन्हीं दोनों सेल लेयर के बीच में एक और नई लेयर आ जाती है। उस नई लेयर को ही क्या बोल रहे हैं? जोना पेल्यूसिडा। तो यहाँ पर एक जोना पेल्यूसिडा जो है वो अपीयर हो जाता है इस ग्राफियन फॉलिकल वाली स्टेज के अंदर में। तो ग्राफियन फॉलिकल का ये डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये किस चीज़ का डायग्राम है? ये है ग्राफियन, ध्यान में रखेंगे, ये है ग्राफियन फॉलिकल। और अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये अब क्या हो जाता है कि रप्चर हो जाता है। ये होगा अब रप्चर्स। जब ये रप्चर होता है तो दो अलग अलग चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। एक बन जाता है यहाँ पर सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, और सेकेंडरी oocyte के बाद यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर एम्प्टी फॉलिकल बनता है। ठीक है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर था ना वो कुछ इस तरीके से आप समझ लेना कि वो संतरे के जैसा था। ठीक है, ऑरेंज नारंगी जो संतरा होता है वो जो हम लोग खाते हैं, तो उसके बाहर के हम लोग छिलके को हटाते हैं। वो जो छिलका था बाहर का वो क्या था? ये बाहर वाली सेल की लेयर थी, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना और वो सारी चीज़ें। तो वो जो दोनों सेल की लेयर थी वो हमने हटा दिया, और अंदर वाला जो खाने वाला जो संतरे वाला जो पोर्शन बच जाता है वो क्या बच जाता है? वो था यहाँ पर सेकेंडरी oocyte। तो ये जब रप्चर हुआ तो वो दोनों का दोनों पार्ट अलग हो गया। एम्प्टी फॉलिकल जो खाली जो उसका छिलका था वो अलग हो गया, और अंदर वाला जो मेन पोर्शन था वो सेकेंडरी oocyte था। अब ये सेकेंडरी oocyte क्या करेगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब ये बिल्कुल बीच में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में पहुंच चुका है, ओवुलेशन हो चुका है। ये जब रप्चर होता है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसी को बोल रहे हैं ओवुलेशन। ठीक है, 14th डे पर ये होता है। आगे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल अगले ही वीडियो के अंदर हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर ओवुलेशन हो जाएगा। और ओवुलेशन की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाते हैं, दो अलग अलग सेकेंडरी oocyte अलग हो जाता है, एम्प्टी फॉलिकल अलग हो जाता है। एम्प्टी फॉलिकल जो है वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर में, और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस में। अभी फिलहाल के लिए आप बस यहाँ पर लिख लेना, आगे कल हम लोग जब मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली वीडियो के अंदर में देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, कॉर्पस एल्बिकेंस क्या होता है। ठीक है, और सेकेंडरी oocyte जो है अब ये तैयार हो जाता है, अब तैयार होकर बैठ जाता है यहाँ पर कि अब कब हमारा वो आएगा, कौन? स्पर्म सेल। और स्पर्म सेल आएगा, इसको पेनिट्रेट करेगा, तो सेकेंडरी oocyte के अंदर में पेनिट्रेशन होता है। अब बात आ गई होगी आपको समझ में, मेल बॉडी के अंदर में मेल गैमेट को स्पर्म सेल बोलते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर में फीमेल गैमेट को ओवम नहीं कहते, ओवा नहीं कहते, सेकेंडरी oocyte कहते हैं। ये सेकेंडरी oocyte के अंदर में अब यहाँ पर क्या है? ये अब अरेस्ट हो गया है। कौन सी स्टेज के अंदर में? मेटाफेज फर्स्ट सेकंड में, और मेटाफेज सेकंड में अब ये अरेस्टेड है। अब ये डिवीजन कब कंप्लीट होगा? जब स्पर्म ज्यों ही इसके साथ टच करेगा, बस ज्यों ही वो टच करता है यहाँ पर डिवीजन इंड्यूस हो जाता है, और इंड्यूस होने के साथ साथ सेकेंडरी oocyte जो है वो अब कन्वर्ट हो जाएगा कौन सी स्टेज में? स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर में हमने देखा था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किस में कन्वर्ट होता था? स्पर्मेटिड में। यहाँ पर भी जो सेकेंडरी oocyte है पहले कन्वर्ट होगा ऊटिड में। ये oocyte है, oocyte से किस में कन्वर्ट होगा? ऊटिड। और ऊटिड के बाद फिर वो जब पूरी तरीके से न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाएंगे, जब वहां पे जुड़ने लग जाएंगे, न्यूक्लियस अंदर की तरफ में एंटर कर जाएगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ओवम में। और जब न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोट में। जो ही स्पर्म सेल आकर टच किया तो टच करेगा तो यहां पर डिवीजन कंप्लीट होगा, बनेगा क्या? ऊटिड। जब स्पर्म सेल का न्यूक्लियस इसके साइटोप्लाज्म में चला गया, दोनों का न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म में आ गया, तो हो जाएगा वो ओवम। तब हम उसको जाकर क्या बोलेंगे? ओवम। वहां पर हम लोग टर्म ओवम देते हैं। और जो ही न्यूक्लियस दोनों का फ्यूज होगा, फ्यूजन का मतलब एम्फीमेक्सिस मतलब फर्टिलाइजेशन, और जो ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब हम लोग उस स्टेज को बोलते हैं जाइगोट। आई होप बात आ गई होगी समझ में। ठीक है, तो यहाँ पर रप्चर हो जाता है। ठीक है, और ये ग्राफियन फॉलिकल जो हैं वो इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल हैं वो आपको बता रखा था कि ओवरी के अंदर में कौन सी स्टेज के अंदर में प्रेजेंट होते हैं, तो ओवरी के बाहर वाले पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स वाले रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने ओवरी के स्ट्रक्चर वाले के अंदर में आपको बता दिया था। हाँ, आप यहाँ पर एक और आपके अगर डाउट आ रहा होगा कि अच्छा ये जो इसके पहले जब ये प्राइमरी oocyte था और वो जब डिवाइड हुआ तो दो सेल बने थे, तो क्या वो इसी के अंदर में बन गया? जी हाँ, यहीं पर जब प्राइमरी oocyte था वो डिवाइड हुआ, और जब डिवाइड हुआ तो एक सेकेंडरी oocyte बदल गया, ये सेकेंडरी oocyte ज्यों का त्यों रह गया, और वो जो एक सेल बना ना वो यहीं पर रह गया, वो छोटा सा पार्ट था जो कि यहीं के यहीं डीजनरेट भी हो गया।
ठीक है। तो वो क्या हो जाता है कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी बना था वो डीजनरेट हो गया था। और एक और चीज यहाँ पर ध्यान देने की है कि जब सेकेंडरी ओसाइट के अंदर में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जो ही फर्टिलाइजेशन होगा, मैंने बताया कि जो ही स्पर्म सेल उसको टच करेगा तो ही सेकंड डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। और जब सेकंड डिवीजन कंप्लीट होगा तो फिर से क्या होंगे कि ooted का फॉर्मेशन होगा। तो ये तो मियोसिस फर्स्ट में एक सेल से 2 सेल बन गए थे, मतलब 2 सेकेंडरी ओसाइट बनना चाहिए था, जिसमें से एक सेकेंडरी ओसाइट खत्म हो गया, मतलब एक ही सेकेंडरी ओसाइट बचा। और फिर से जब मियोसिस सेकंड जब कंप्लीट होगा तो फिर से इससे 2 सेल बनने चाहिए थे, लेकिन यहां पर फिर से क्या होगा, एक ही सेल बनेगा, क्योंकि जाइगोट तो एक ही बनना है, फर्टिलाइजेशन जितनी बार होगा जाइगोट एक ही बनेगा। और जो दूसरा सेल बनता है वहां पर फिर हम लोग उसको बोलते हैं सेकंड पोलर बॉडी। अगर ये सारी बातें आपको नहीं समझ में आ रही हो अभी, तो आप अभी के लिए बस छोड़ देना। कल मेसोसाइकिल वाले जब हम लोग वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर में अपने को समझ में आ जाएगा ये सारी बातें। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी कि सेकेंडरी ओसाइट ये हमारा जो है ये है नन्हा प्यारा दुलारा नन्नू मुन्नू सा गैमेट। बात आई समझ में? तो ये हो गया, ये हो जाता है हमारा फीमेल गैमेट। बहुत मेहनत करिए यार, ठीक है। लाइक ज़रूर से कर देना, वीडियो शेयर ज़रूर से कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। बहुत काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया है, लेकिन ये एक वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ यहाँ पर कवर कर दिया है। रेगुलर बेसिस पर वीडियो भी आनी शुरू हो गई है। आप फिर से बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर में लिंक है, उस लिंक के ऊपर में जाकर आप जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो सप्लीमेंट जो मटेरियल है उसको आप जाकर ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लो, बोलने की हिम्मत बची नहीं है, ठीक है ना। जाकर सारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर लेना यार। इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो कर लेना, और वहाँ पर भी आपको बहुत जल्दी न्यूज़ वगैरह सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। अभी थोड़े दिनों का वक्त है, 1 महीने का और टाइम लगेगा आपको, लेकिन बहुत सारी चीज़ें और भी आनी शुरू होने वाली हैं। साइंस न्यूज़ भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ये वीडियोज़ भी जो हैं। और अगेन हाँ, 1000 सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, ऐसे ही आप अपना सपोर्ट दिखाते रहें, लोगों को शेयर करें, बताएं यहाँ पर। और जो ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा हम लोग क्या कर लेंगे, आपको पता है कि यहाँ पर 2 घंटे की क्लास चलने वाली है। 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम की यहाँ पर लाइव क्लास चलेगी, और जिसकी वजह से हमारा जो मतलब जो कुछ भी है आपको पता हो गया है, ठीक है। आप इसे जल्दी से नोट डाउन करेंगे और बस उसके बाद बाय।